महाराष्ट्र में 288 और झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग, कल तैयारियां पूरी, अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। महाराष्ट्र सिख समाज ने महायुति का किया समर्थन, दमदमी टकसाल प्रमुख बाबा हरनाम सिंह भूमा ने घोषणा की। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जताई चिंता, बोले राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई जाए, दिल्ली के चारों तरफ ग्रेड 4 का नियम लागू। बिहार में टीचरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगाई रोक, 3 हफ्ते बाद पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। एमपी में टैक्स फ्री होगी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान, सभी नेताओं से फिल्म देखने की अपील की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। दिल्ली से आपको बता रहे हैं खबर, जहां पर जैसे जैसे वायु प्रदूषण से जूझ रही है दिल्ली, वैसे देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी राज्य स्कूलों में 12वीं तक की फिजिकल कक्षाओं के संबंध में जल्द फैसला ले। इससे पहले दिन में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया था कि 10वीं और 12वीं को छोड़ करके स्कूलों की सभी कक्षाएं सोमवार से ऑनलाइन आयोजित की जाएं। देखें रिपोर्ट। दिल्ली जैसे जैसे बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी राज्य स्कूलों में 12वीं तक की फिजिकल कक्षाओं के संबंध में जल्द फैसला लें। इससे पहले दिन में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया था कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूलों की सभी कक्षाएं सोमवार से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। बढ़ते वायु प्रदूषण के हालात को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों ने एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स डे जैसे कार्यक्रमों को फिर से रीशेड्यूल किया है, जो आमतौर पर नवंबर में आयोजित होते हैं। This is happening for last 6-7 years. If you see that in November we are getting a pollution break, we would say. So now I have changed my school calendar. Earlier we used to have our annual day in November, sports days and lot of activities because weather used to be fine. So as per school calendar, now we have rescheduled annual day. Either it has to be in October or in February. And sports day, same thing. Up to primary school, we had sports day in November. We have postponed it to February. वहीं प्रदूषण के हालात पर निराशा जाहिर करते हुए स्टूडेंटों का कहना है कि उन्होंने बहुत सारी तैयारी की थी, जो अब बर्बाद हो जाएगी। I feel dejected because as a part of the council body, we also have a hand in arranging a lot of these events. A lot of work goes into it, and when they are cancelled, it's disheartening. Also, looking at the current situation, I don't feel like Graph 4 has been implemented because I see no changes. The pollution level is horrible. Last night we got the alert that it's an incredibly severe category, and I don't think, as much effort the government is saying it's putting, I don't think it's putting that much effort. When I was in 11th, all our classes had been shut down, and what happened was that a lot of events that I had been a part of were cancelled at that time, and that was when I actually realized how bad it feels to have something that you're a part of just be taken away because of a problem that has been occurring every year, and it's not being solved. We're learning how to live with a problem that occurs every year. What we need is to tackle that issue itself. Often, pollution break ke time, we do online classes. And a lot of the times, a lot of children do not have access to technology that they can attend online classes. And it creates a huge learning gap. स्टूडेंटों का कहना है कि स्कूलों के अचानक बंद होने और वर्चुअल क्लासेस से सिलेबस समय पर पूरा होने में दिक्कत होती है। Tenths में there is a lot of syllabus. The boards are there, the pre-boards are there. So in order for us to be able to cope up with that, there is a lot of Russian syllabus. So in order to keep up with that, our teachers thought it would be better if our teachers thought it would be better if we didn't go for the trip as another partial reason. But we all knew it was mainly for the pollution. So it was just another reason to add on to it. So दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि बार बार होने वाले प्रदूषण संकट का कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। कि ये जो सिचुएशन है हम कई सालों से देख रहे हैं, इस टाइम पे
पॉल्यूशन आता ही आता है, तो क्यों नहीं दिल्ली गवर्नमेंट अपने कैलेंडर पे काम कर रही है जिसमें वो पॉल्यूशन हॉलीडेज नाम का एक अपना टाइम निकाल के रखे। दूसरा हम ये कहेंगे क्योंकि पॉल्यूशन में पिछले 10 महीनों से आप दिल्ली गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, और ये कोई पेंडेमिक नहीं है कि कोविड जैसे आया अचानक से आ गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को गंभीर प्लस श्रेणी में रिकॉर्ड की गई और AQI 484 दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR राज्यों से ग्रेप 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने को कहा। और दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेप 4 लागू होने के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना जारी है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू करने के बावजूद पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना जारी है। देखें इस रिपोर्ट में। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू होने के बावजूद पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना जारी है। पंजाब के फिरोजपुर में इस सीजन में अब तक पराली जलाने के 815 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस सैटेलाइट डेटा के आधार पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वे पराली जलाने की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, किसानों में जागरूकता बढ़ाते हैं और जरूरी कदम उठाते हैं। जिला फिरोजपुर में जो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी जो रिपोर्ट आती है, सैटेलाइट डेटा आता है, उसके वेरिफिकेशन के मुताबिक 815 मुकदमे दर्ज किए गए हैं पराली जलाने के। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस, फिरोजपुर पुलिस और फिरोजपुर प्रशासन की सिविल की टीम ज्वाइंटली जाकर के किसानों को अवेयर भी करती है और लोगों से ये अपील भी करती है कि पराली को जला करके ना निपटारा उसका करें। इसी तरह की तस्वीरें मोगा में भी देखने को मिल रही हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल और SSP अजय गांधी लोहगढ़ गांव पहुंचे, जहां एक खेत में लगी आग को बुझाया जा रहा था। अधिकारियों ने किसान के खिलाफ मामला दर्ज कर जुर्माना लगाया, साथ ही पराली जलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। हरियाणा के कैथल जिले में भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इससे यहाँ की एयर क्वालिटी और खराब हो गई है। वहीं दिल्ली में सोमवार को एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में पहुँच गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 दर्ज किया गया। हालात काबू करने के लिए की जा रही पराली मैनेजमेंट जैसी कोशिशों के बावजूद पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेषों को जलाने से रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसी बीच मैनपुरी से खबर आ रही है, जहां पर करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और विधानसभा क्षेत्र में 5000 जवानों को तैनात किया गया है। एसपी की ओर से ऐसा कहा गया है, ऐसी जानकारी दी गई है। सुरक्षा को लेकर के विधानसभा को 9 जोन 44 सेक्टर में बांटा गया है और पुलिस के अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के साथ तैनात रहेंगे। कोई भी घटना होने पर 5 मिनट के अंदर फोर्स पहुंचेगा। 18 कंपनियां PAC और पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई है ड्यूटी और 190 पोलिंग बूथ हैं, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर तैनात रहेगा। और अब तक 20,000 लोगों को पाबंद किया गया है। करीब 500 लोगों पर गुंडा एक्ट जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कल होने चुनाव के दृष्टिगत पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5000 जवानों को तैनात किया गया है। इसमें हर लेवल पर बूथ से लेकर के और बहुत सारी मोबाइलें बनी हैं, जिसमें से 9 जोन बनाए गए हैं, 44
सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें पुलिस के अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के साथ तैनात किए गए हैं। साथ ही कई क्यूआरटी और क्लस्टर मोबाइल बनाई गई हैं और इनमें ऐसी व्यवस्था की गई है पूरे विधानसभा क्षेत्र में कि अगर कहीं पर भी किसी बूथ पे सेंटर पे कोई समस्या आती है तो 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई मोबाइल वहां पर पहुंच करके समस्या का समाधान करे। हमारी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कुल 444 मतदेय स्थलों के लिए यहाँ से पार्टियाँ रवाना हो रही हैं और कल सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और हम लोगों ने कुल 190 मतदेय स्थलों पर सीएपीएफ की तैनाती हो रही है क्योंकि पूर्व के अनुभवों के आधार पर और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पॉइंट्स हैं उनके आधार पर उन्हें क्रिटिकल बूथ के रूप में चिन्हांकित किया गया है। बरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर अग्निशमन विभाग की लापरवाही का मामला है। स्वास्थ्य विभाग अग्निशमन विभाग पर संचालित हॉस्पिटल बिना फायर एनओसी के 28 हॉस्पिटल नर्सिंग होम भी संचालित हो रहे हैं। तो मामले में सीएमओ बरेली डॉक्टर विश्राम सिंह ने बयान भी दिया है। ऐसी कोई भी सूची संज्ञान में नहीं है, सीएमओ की ओर से ऐसा कहा गया है और जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले भी कई अवैध हॉस्पिटल्स में कार्रवाई हो चुकी है। तो टीमें गठित करके कार्रवाई की जा रही है। सीएफओ से जारी सूची में किसी के पास फायर एनओसी जो है वो नहीं है। के न्यूज़ का सवाल, बिना एनओसी कैसे संचालित हो रहे हैं संस्थान? अभी जांच में हो सकते हैं और भी बड़े खुलासे। डीएम रविंद्र कुमार के आदेश के बाद अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। और इसी बीच इससे पहले हम आपको बता देते हैं श्रावस्ती से खबर। श्रावस्ती से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर किसानों ने जाम लगाया है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष किसान भी मौजूद हैं। तो कई दिनों से नहीं मिल रही किसानों को पर्याप्त खाद और विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आपको एक खबर बता देते हैं। विनोद तावड़े पर पैसा आरोप लगा है। विनोद तावड़े पर नाला सोपारा में पैसा बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है। वोट के बदले नोट का ये आरोप है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप है। विधानसभा के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, उससे पहले देखा जा रहा है विनोद तावड़े पर वोट के बदले नोट, इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। नाला सुपारा में पैसा बांटने का आरोप है। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है। बीजेपी नेता हैं विनोद तावड़े जिन पर लगा है पैसा बांटने का आरोप। तो खबर महाराष्ट्र से बता रहे हैं आपको। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप है। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप है कि वोट के बदले नोट देने का आरोप है। नाला सोपारा की ये तस्वीर जहां पर पैसा बांटने का आरोप। बीजेपी से नेता हैं विनोद तावड़े।
तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से। एक तरफ विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में, कोशिश तमाम दलों ने पूरी की है और जब वक्त आया है मतदान का तो ऐसे में इस तरह के आरोप भी निकलकर सामने आ रहे हैं। विनोद तावड़े पर यह आरोप है बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से कि पैसा बांटकर वोट को अपने पाले में कोशिश करने की फिराक में थे विनोद तावड़े, जिसका खुलासा किया है बहुजन विकास अघाड़ी ने। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बरेली से आ रही है इस बीच खबर, जहां पर अग्निशमन विभाग की लापरवाही का मामला है और स्वास्थ्य विभाग अग्निशमन विभाग पर संचालित हॉस्पिटल बिना फायर एनओसी के 28 हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स चल रहे हैं। मामले में सीएमओ बरेली डॉक्टर विश्राम सिंह ने इस बात को लेकर के बयान दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूची संज्ञान में नहीं है। वहीं के न्यूज का सवाल कि बिना एनओसी कैसे संचालित हो रहे हैं संस्थान, अभी जांच में कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं। डीएम रविंद्र कुमार के आदेश के बाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से ये घटना हुई उसको लेकर के तमाम जिलों में चेकिंग की जा रही है, चाहे वो निजी हॉस्पिटल्स हो, सरकारी अस्पताल हो, सभी जगह चेकिंग की जा रही है। उपकरणों को देखा जा रहा है। खास तौर पर अग्निशमन विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ। बड़े हादसे में कल देर रात की बात की जाए तो 12वें बच्चे की भी मौत हो गई, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में की बात की जाए तो योगी सरकार के सख्त आदेश हैं कि किसी प्रकार की चिकित्सालयों में लापरवाही न बरती जाए या फिर जो बड़े प्रतिष्ठान है वहां पर लापरवाही न बरती जाए। डॉक्टर विश्राम सिंह जी हैं सर, बहुत स्वागत है केरीज में। सर, पहला सवाल यही रहेगा, क्या सतर्कता बरती जा रही है, क्या और पैनी नजर की जा रही है? जनपद बरेली में हमारे स्तर से सरकारी और मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हम लोग निरीक्षण करवा रहे हैं। डीएम साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की है जिसमें सीएफओ साहब और सेफ्टी ऑफिसर और हमारे डिप्टी सीएमओ और एक मजिस्ट्रेट, संबंधित मजिस्ट्रेट, इनकी टीम गठित कर दी गई और जो भी नर्सिंग होमों में चेकिंग चल रही है, चेकिंग के उपरांत जो भी कमियां पाई जाएंगी उनको पूर्ण किया जाएगा। सर, क्या लगता है कि जो अभी तक जो निकल करके आई हैं चीजें में कई प्रतिष्ठान, बड़े प्रतिष्ठान ऐसे हैं, बरेली में करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम बताए जा रहे हैं जहां पर एनओसी नहीं थी, उसके बावजूद भी संचालित हो रहे थे? ऐसा कहना तो शायद गलत है कि एनओसी के बिना हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते, फिर भी हम अपने कार्यालय में अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि अगर कहीं इस तरह की मतलब कोई गलत तथ्य पाए जाए तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। विश्राम सिंह जी जो कि बरेली सीएमओ हैं, साफ तौर पर से कह रहे हैं जो सूची की बात सामने आ रही है जिसमें 28 अस्पताल और नर्सिंग होम ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके पास अग्निशमन विभाग की तरफ से एनओसी नहीं थी, यानी कि प्रमाण पत्र नहीं था। देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई होती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो झांसी में हादसा हुआ वो झकझोर देने वाला हादसा था, लेकिन बरेली में भी सतर्कता काफी बेहतर बरती जा रही है और लगातार पहले भी कई प्रयास ऐसे किए गए हैं जिसमें जो अवैध संचालित हो रहे थे हॉस्पिटल्स हो, नर्सिंग होम हो या अल्ट्रासाउंड सेंटर हो, उन पर भी रोक लगी है। देखना होगा कि आगे और कितनी बेहतर कार्रवाई हो सकती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज। और बांदा से इसी बीच आ रही है खबर। बांदा से आपको एक खबर बता दें जहां पर खाद की भारी किल्लत देखने को मिले हैं।
खाद की किल्लत के चलते किसानों ने प्रदर्शन किया है, चाहे वो महिला किसान हो या फिर पुरुष हो। रोड को भी जाम कर दिया, जिससे कि आवाजाही में भी समस्या हुई, लोगों को भी समस्या हुई। तो नकली खाद पर कृषि अधिकारी की सरपरस्ती के आरोप हैं। किसानों ने खाद माफियाओं से साठ-गांठ के आरोप लगाए हैं। खबर बांदा से है। कृषि अधिकारी पर किसानों ने साठ-गांठ के आरोप लगाए और आक्रोशित किसानों ने रोड को जाम कर दिया है। तो बुआई के सीजन में खाद से परेशान किसान खाद के लिए सुबह 2 बजे से लाइन लगाते हैं। महिलाएं भी बच्चों को लेकर रात से लाइन लगाती है। खाद किल्लत के चलते नकली खाद की कालाबाजारी चालू है। नकली खाद पर कृषि अधिकारी की सरपरस्ती के आरोप हैं। कहीं 1000 की लाइन है, 150 को दे दिया, बाकी सब रह जाते हैं। अब लिस्ट चिपकाने की कौन सी बात है, आप बता रहे थे? लिस्ट चिपका गए हैं बेकार को, 8-9 बजे सबका है, अब आज नहीं मिलेगी। बताओ, भूखों पड़े हैं कल से। कुछ समितियों में खाद नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण ये समस्या हुई। 22 तारीख को हमारा दूसरा रैक आ रहा है, तो 23 तारीख तक हमारी सारी समितियों में खाद पहुंच जाएगी। आप देख तो रहे हैं, खाद के लिए लगा है। क्या समस्या है? आज कै दिन से पड़े हो? 4 दिन आज। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर है श्रावस्ती से, जहां पर खाद की किल्लत पर सड़कों पर उतरे हैं किसान। नासिरगंज बरदेहरा हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष किसान मौजूद हैं। कई दिनों से नहीं मिल रही किसानों को पर्याप्त खाद की कमी के चलते पिछड़ रही गेहूं की बुआई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों के समझाने में जुटी है। किसानों ने सचिव और लेखपाल को जिम्मेदार ठहराया है। सहकारी समिति नसीरगंज महादेवा का ये मामला है। और रायबरेली से खबर, जहां पर देखा जा रहा है कि करोड़ों की वक्फ संपत्ति के बंदरबाट का ये मामला है और शिकायत के बाद मामले की जांच अधर में पड़ी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के आदेश 5 नवंबर को जांच के आदेश दिए थे। उप जिला अधिकारी सलोन को जांच के आदेश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट अभी तक न आने से रिमाइंडर भी भेजा गया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने एसडीएम को भी रिमाइंडर भेजा। आलोक कश्यप ने आईजीआरएस पर इसकी शिकायत भी की। वक्फ संख्या 1084 के संबंध में इस बात की शिकायत की गई थी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने एसडीएम को भी जांच दी थी। सलोन तहसील क्षेत्र के नसीराबाद का ये मामला है, जहां पर लापरवाही देखी गई। हाँ जी, आईजीआरएस के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा नसीराबाद वक्फ संख्या 1084 के संबंध में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है, जिसके जांच हेतु एसडीएम सलोन को पत्राचार किया गया है, परंतु उनके द्वारा अभी तक जांच आख्या नहीं भेजी गई है। इस संदर्भ में हमने उन्हें रिमाइंडर भेज दिया है। जैसे ही जांच आख्या प्रस्तुत की जाएगी, विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और खबर लखनऊ से है, जहां पर एसडीएम के घर चोरी का प्रयास। सोसाइटी में हलचल बढ़ने के डर से भागे चोर। राजधानी लखनऊ से खबर, फिरोजाबाद में तैनात एसडीएम शिव ध्यान पांडे और एसडीएम ने बीबीडी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो एसडीएम ने बीबीडी थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। खबर बता रहे हैं आपको। राजधानी लखनऊ से एक खबर, सोसाइटी में हलचल बढ़ने से चोर भाग गए।
बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण में खुला सरकारी स्कूल और जहरीली वायु में स्कूल जाने को मासूम मजबूर हैं। बीएसए और डीआईओएस ने आज की छुट्टी भी घोषित की। खतरनाक स्तर पर बुलंदशहर की आबो हवा पहुंच चुकी है। बुलंदशहर के पहासू का परिषदीय स्कूल है, जहां पर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बीएसए और डीआईओएस की तरफ से छुट्टी घोषित हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके बच्चे स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। मेरठ से खबर है, जहां पर जाकिर कॉलोनी में अधजला शव मिलने से हड़कंप हुआ। पुराने कमेले के कारखाने में युवक का अधजला शव मिला है। जिंदा जलाकर हत्या करने की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव को देखा जा रहा है कि उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी का मामला है। देखिए, थाना लोहिया नगर के जाकिर कॉलोनी क्षेत्र में आज सुबह पुलिस को एक अधजला शव मिला है। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके बारे में पता किया जा रहा है। इसमें 2 टीमें लगाई गई हैं। इसके सीसीटीवी फुटेज को छानबीन करने के लिए तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर एफएसएल टीम भी बुला ली गई थी। एफएसएल टीम द्वारा भी जो मौका निरीक्षण किया गया है, कुछ अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पर पहुँच कर जानकारी की गई है। और इसमें जैसे मैंने बताया 2 टीमें लगाई गई हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये शव महिला का है, पुरुष का है? क्या आयु का कुछ अनुमान लगता है? हाँ, देखिए, ये शव देखने से पुरुष का लग रहा है। आधा जला शव है और इसकी उम्र करीब लगभग 50 वर्ष के आसपास लग रही है जो देखने में। बाकी की जानकारी पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां पर धुंध के कारण आपस में टकराई आधा दर्जन कार। धुंध के कारण आगे चल रही कार ने अचानक ली थी ब्रेक। हादसे में कुछ मुसाफिर के मामूली चोटें भी आई हैं। इलाज फिलहाल जारी है। सामान्य से कम विजिबिलिटी होने के कारण हादसा हुआ और सिकंदराबाद के NH 34 पर गांव आढ़ा के पास ये हादसा हुआ है। बिजनौर से खबर है, जहां पर दर्जनों साधु संतों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया है। प्रशासन पर गौशाला से गौवंश हटाए जाने का विरोध है। विरोध में साधु संत पहुंचे कलेक्ट्रेट। गाड़ियों से एडीएम एसडीएम कलेक्ट्रेट पहुंचे साधु संतों ने सड़क पर गाड़ियों को रोक करके हंगामा किया है। तो साधे गंगा ने डीएम को कलेक्ट्रेट में अपशब्द कहे, तलवार हाथ में लेकर जोरदार का प्रदर्शन किया और गौवंशों का घर उजाड़ने का भी आरोप लगाया। कंडो ऋषि मॉल देवता मठ स्वाहेड़ी का मामला है। बिजनौर से एक खबर है, जहां पर कलेक्ट्रेट में ये हंगामा देखा जा रहा है।
समस्या जी मारी गौशाला, दूध की गाय भी, बिना दूध की गाय भी 60 से 70 गाय एक रात में ट्रक में चढ़ा दी, और हमारा भूसा और 80-90 क्विंटल अनाज जो हमारे डेरे का सामान था, आज तक की कमाई का, जो मेरा दादा की समाधि भी मंदिर में लगी हुई है, उसका मेरे पास फोटो वीडियो भी है, जो मैंने हाथों से समाधि लगाई माल देवता पे। हमारा सारा सामान डीएम ने, एसडीएम ने सोम प्रधान के साथ मिलकर रातों रात गाड़ियों में भरवा दिया। 4 हमारे महात्माओं के मुंह बांधे कपड़ों से और जंगलों में, हरिद्वार के जंगलों में फेंक दिया, जो मंडावली के थाने वाले ठग लाए थे। अच्छा, वजह क्या है, क्यों आपके साथ ऐसा किया गया है? धन संपत्ति पर नियत खराब होगी, दूध हो रहा था खूब हमारे पास। बरेली से खबर जहां पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित स्विफ्ट कार पेड़ से टकराई है और सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। घायलों को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और बरेली से बहेड़ी जा रहे थे कार सवार। मृतकों के शवों को मोर्चरी है वहां भिजवाया गया है। देवरनिया थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो घायलों को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बरेली से बहेड़ी जा रहे थे। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। देवरनिया थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर हादसा हुआ है। इधर वाला इधर में तो कुछ नहीं है, इसमें गाड़ी है। हाँ, वही गाड़ी है। गाजीपुर से खबर है जहां पर जमीनी विवाद में भाई ने भाई की ही हत्या कर दी। छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला किया, इसकी मौत हो गई है। बीच बचाव करने पहुंची भाभी पर भी हमला किया। भाभी चंद्रकला को वाराणसी रेफर किया गया। सादात थाना क्षेत्र के हुसैनपुर का ये मामला है। जालौन से खबर जहां पर मैदान में खून से लथपथ मिला युवक का शव। ईंट से सिर कुचलकर युवक की हत्या की गई है। शव के पास में ही पड़ा मिला पत्थर, मृतक के शरीर से गायब मिली शर्ट। इसी के साथ ही साथ ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच में जुटी है। एसपी ने इस घटना का मुआयना भी किया है। बंगरा चौकी क्षेत्र के जायसी मैदान का मामला है। बंगरा शरीर की सूचना पीआरबी द्वारा प्रदान की गई। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ व कोतवाली माधवगढ़ मौका पर उपस्थित हुए हैं। मृतक की पहचान गौरव ग्राम गडेरना थाना रेंडर के रूप में हुई है।
इसमें पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है जिससे मृत्यु का संभावित कारण पता चल सके। तहरीर प्राप्त हुई है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पता कहाँ घटना भाई, घर से निकलिए, हम तो खेत भी रहे थे, 6 बजे निकले घर से। और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ करे सुन लेते हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र से आ रही है खबर। विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप है। नाला सोपारा में पैसा बांटने का आरोप विनोद तावड़े पर लगाया गया है। तो विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं सुन लेते हैं। और नक्शता और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं। और मजे की बात यह, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैंक चेक करेंगे विपक्ष का और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था लोकसभा के, बोरों में भर भर कर, पो में लाद लाद कर ये पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है ये पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए हैं कि नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रति वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद कर क्या कर रहे थे। और अगर वो नहीं पूछते, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रण है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये हम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग करे।
और यही है असलियत। 50 करोड़ के खोखे एकदम ओके की असली, यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा, यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दल असलियत। और इसी से संबंधित दूसरा मुद्दा जो महाराष्ट्र से ही संबंधित है, हम उस मुद्दे पर अब बात करेंगे। सीएजी, इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम ऑडिटर ऑफ दिस कंट्री। सीएजी का नाम तो आप सब लोग ने सुना ही होगा। सीएजी वही संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों के पाई के खर्चे और उनकी आमदनी का लेखा जोखा रखती है। सीएजी वही संस्था है जो पिछले 10 साल से कुंभकर्ण की रही है। सीएजी वही संस्था है जिसने प्राइम मिनिस्टर के फंड, जिसपे तमाम सरकारी संस्थानों ने पैसा दिया, उसके ऑडिट करने से मुंह मोड़ लिया। इस संस्था के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। आपका पैसा कहां है, आपके पैसे का क्या उपयोग होता है, आपके पैसे का संस्थाएं, आपके पैसे का सरकार, राज्य या केंद्र में क्या उपयोग करती हैं, यह काम सीएजी का है, यह जिम्मेदारी सीएजी की है। और इसीलिए सीएजी जिम्मेदारी देखते हुए महाराष्ट्र में सीएजी ने क्या किया, यह बताना जरूरी है। और यह पूरा का पूरा मामला विनोद तावड़े के पास जो काला धन मिला है, जो बांटा जा रहा था बेधड़क होकर, उससे मिलता है। जिस सीएजी के ऊपर पाई पाई का हिसाब रखने की जिम्मेदारी है, उस सीएजी ने 13 करोड़, लगभग 13 करोड़ महाराष्ट्र की जनता से सच छुपाने का काम किया। सीएजी ने महाराष्ट्र की जनता से यह अधिकार छीन लिया कि उनको पता रहे कि उनके किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कैसे आगे का काम बन रहा है, कितना ऊपरी खर्चा हो रहा है, कौन पैसा बना रहा है, कितने घोटाले हो रहे हैं, क्या घपले हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में हेरा फेरी हुई कि नहीं। यह अधिकार महाराष्ट्र की जनता को जानने का था और इस अधिकार को, इस हक को छीनने का, सच पर पर्दा डालने का काम सीएजी ने किया। वो संस्था जो 10 साल से कुंभ की नींद सो रही है, वो संस्था जो अब सरकार के कहने पर बैठती है और जब सरकार कहती है तो लौट जाती है। महाराष्ट्र को सच्चाई से वंचित रखने के लिए सीएजी ने क्या किया, आपके पीछे एक दस्तावेज नजर आ रहा है। यह दस्तावेज 9 अक्टूबर 2023 का है, लगभग 1 साल पहले का। 9 अक्टूबर 2023 को सीएजी के मुख्यालय ने, दिल्ली से सीएजी के मुख्यालय से आदेश हुआ और महाराष्ट्र में 3 तरह के ऑडिट जो सीएजी करती है वो रुक दिए गए। परफॉर्मेंस ऑडिट, स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट एसएससीए, और थीमेटिक ऑडिट। ये नाम इसलिए जान लीजिए क्योंकि इसके बारे में अभी थोड़ा और विस्तृत हम बात करेंगे। परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट पर सीएजी के 10 अक्टूबर 2023 के आदेश, 9 अक्टूबर 2023 के आदेश पर रोक लगा दी गई। इन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट बंद कर दीजिए और यह भी कहा गया कि जो फील्ड ऑफिसर ये ऑडिट कर रहे थे उनको बाकी ऑडिट में लगा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए 2 बातें यहां पर बता दूं। सीएजी 2 तरह का ऑडिट करता है। एक ऑडिट जो कि रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की आमदनी, उसके बेसिस पर सरकार के फंड आते हैं, उसके बेसिस पर सर्टिफिकेशन आता है, वर्ल्ड बैंक के सर्टिफिकेशन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का आता है। एक वो ऑडिट होता है, वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, वो कंप्लायंस ऑडिट होता है और वो हेडक्वार्टर रिलेटेड वर्क होता है। 3 तरह के ऑडिट होते हैं। ये रोजमर्रा के खर्चे, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और हेडक्वार्टर रिलेटेड वर्क ऑडिट, ये रोजमर्रा खर्चे देखते हैं। क्या खर्चा हुआ, क्या आमदनी हुई, सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए उस खर्चे के आधार पर, वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग, आरबीआई फंड कैसे यूज करे राज्य सरकारों को। एक ऑडिट ये होता है और ये ऑडिट सामान्य ऑडिट है और ये ऑडिट कभी रोका नहीं जा सकता है
क्योंकि अगर ये रुक जाएगा तो मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव आगे जाकर ये कह सकते हैं कि इसके कारण हमारे फंड रुक गए, इसके कारण हमारा डिजास्टर का पैसा नहीं आया, इसके कारण हमारे पास आज पैसा नहीं तनख्वाह देने को भी। एक ये ऑडिट होता है, ये सामान्य ऑडिट है, इसमें कोई असहज सच सामने नहीं आता है क्योंकि इसमें कुछ असहज होता भी नहीं है। लेकिन दूसरा ऑडिट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट, ये चूज किया जाता है हम किस प्रोजेक्ट का ऑडिट करेंगे, हम किस बेसिस पर इसका ऑडिट करेंगे, इनको ऑडिट करके हमें क्या पता चलेगा, और यह बड़ा ऑडिट होता है। इस ऑडिट में अनियमितताएं, इस ऑडिट में घपले, इस ऑडिट में घोटाले, इस ऑडिट में बड़े परेशान दिक्कत करने वाले असहज सच, वो सब सामने आते हैं। असल में इस ऑडिट में सरकार की पोल खुलती है और सरकार शर्मिंदा भी होती है। तो एकदम से जब चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र आया, जब 13 करोड़ जनता को फैसला करना था अगली सरकार किसकी होगी, तो ऑडिट को रोक दिया गया। यह प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है और इसका चुनाव भी इसी बड़े तरकीब से करती है। सीएजी देखती है, यह प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। जनवरी के महीने में आसपास प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस प्रोजेक्ट का हम स्पेशल ऑडिट करेंगे। वो पीडब्ल्यूडी रिलेटेड हो सकता है, वो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल ऑडिट होता है। जनवरी के महीने में ये डिसाइड होता है कि इन प्रोजेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन होगा, उनका डिसीजन करने के बाद उस पर ऑडिट शुरू होता है। ये ऑडिट अखबार की सुर्खियों पर भी निर्धारित होता है। अखबार में कोई रिपोर्ट छपी जिसमें कुछ अनियमितताएं हैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी पुल सेतु, किसी चीज को लेकर, उसके बेसिस पर होता है। कहीं पे फ्रॉड की कोई खबर आई, कहीं पे कोई कंप्लेन आई, उसके बेसिस पर भी सीएजी कर सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जनवरी के महीने तक हो जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि सीएजी का जो ऑडिट है, सीएजी की जो रिपोर्ट है, वो एक टाइम बाउंड तरीके, एक समय अवधि में होकर तैयार होनी होती है। और सीएजी अपनी ज्यादातर रिपोर्ट 2 टाइमलाइन को ध्यान में रख के तैयार करता है। पहली कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले रिपोर्ट बन जाए, जिससे सदन के पटल में दिल्ली में और विधानसभाओं में उसको रखा जा सके। तो वित्तीय वर्ष के अंत मतलब मार्च के पहले। और दूसरी एक टाइमलाइन जिसका ध्यान सीएजी अमूमन रखता है, वो है बजट डिस्कशन को लेकर, बजट डिस्कशन के पहले बन जाए। तो जनवरी के आसपास प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं, 8-9 महीने 10 महीने उस पर काम चलता है। नवंबर दिसंबर आते आते रिपोर्ट, फील्ड वर्क उस पर खत्म होने लगता है और दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास रिपोर्ट फाइनल होकर सीएजी चीफ के पास उनके सिग्नेचर के लिए चली जाती है, क्योंकि बिना उसके वो प्रकाशित नहीं हो सकती है, बिना उसके वो सदन में रखी नहीं जा सकती है। तो जो जनवरी 2023 में प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए महाराष्ट्र में, जिनका 10 महीने ऑडिट हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उनको अक्टूबर 2023 में लगाकर यह बोल देना पड़ा कि यह काम स्थगित करिए और इन फील्ड ऑफिसर्स को जो साधारण ऑडिट है उसमें लगा दीजिए। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स थे? हमारी जानकारी के अनुसार उसमें समृद्धि प्रोजेक्ट है, उसमें पीडब्ल्यूडी से काफी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, लेकिन हमें यह नहीं पता किन किन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट स्टॉप किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतने लेट 10 महीने बाद जब रिपोर्ट बिल्कुल तैयार, आपने किस प्रोजेक्ट का ऑडिट और किसके कहने पर बंद किया? तो इसमें कुछ सवाल हैं और सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सी का ऑडिट क्यों रुका? महाराष्ट्र में सीएजी रोकने के पीछे क्या कारण था? महाराष्ट्र में सीएजी का ऑडिट किसके कहने पर रुका? महाराष्ट्र के सीएजी ऑडिट रुकने से वो कौन से असहज सच थे, वो कौन सी अनियमितताएं थी, वो कौन से घोटाले थे, वो कौन से घपले थे जिन पर पर्दा डाला गया? 50 खोखे एकदम ओके वाली सरकार की वो कौन सी काली करतूतें हैं?
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों